12th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। सो व्हाट आर द मैकेनिक्स, कौन से मैकेनिक्स या किस मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया है, उनमें हमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ी थी। और उस रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि जो हैवी नाइट्रोजन है उनको हमने यूज़ किया और किस तरीके से वो हर 20 मिनट्स के बाद आपको रेप्लिकेट होते हुए मिलते हैं। सो वो जो पूरी प्रोसेस है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सो वो रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ सॉरी जो वहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, उस रेप्लिकेशन में कोई एक ही प्रकार का एंजाइम तो वर्क कर नहीं रहा है, या सिर्फ एक ही कोई मैकेनिज्म तो यहाँ पर है नहीं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस में वर्क करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और जो मेन एंजाइम है, यानी जैसे बहुत सारे एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी एंजाइम होता है, लाइगेस एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स वहाँ पर वर्क करते हैं। बट एक मेन एंजाइम जो कि किस पे डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम है। डीएनए डिपेंडेंट हम क्यों बोल रहे हैं, सी डीएनए डिपेंडेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन किस में होता है, ये है डीएनए, और डीएनए का ही रेप्लिकेशन होगा और एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ डीएनए का ही रोल प्ले है ना, हमें आरएनए या फिर प्रोटीन का तो कोई रोल प्ले हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए है और डीएनए की ही एक कॉपी हो रही है। तो इस वजह से जो भी एंजाइम यहाँ से प्रोड्यूस होंगे वो डीएनए के ही होंगे, एंड उनमें किसी अदर एंजाइम को यूज़ नहीं करेगा डीएनए, और जो भी यहाँ पे कैटलिस्ट बनेंगे वो डीएनए डिपेंडेंट ही होंगे। सो इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए टेम्पलेट्स है, डीएनए टेम्पलेट्स यानी कि डीएनए किस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके जो डीएनए है, तो ये एक टेम्पलेट और ये एक टेम्पलेट, जो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम अलग अलग कर दें, तो जो डीएनए टेम्पलेट्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं उनमें कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है पॉलीमरेज। कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज एज अ कैटलिस्ट वर्क होता है, पॉलीमराइजेशन होता है वहाँ पे, और पॉलीमराइजेशन के थ्रू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हमें यहाँ पर बनते हुए मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर समझा कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन हो रहा था वहाँ पे जो भी कैटलिस्ट थे, बहुत सारे कैटलिस्ट यूज हुए थे, बट उन कैटलिस्ट में जो मेन कैटलिस्ट था दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। एंड डीएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है, ये एक डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम है जिसके थ्रू डीएनए की जो टू टेम्पलेट्स वहाँ पर मौजूद हैं उनमें पॉलीमराइजेशन होता है, एंड पॉलीमराइजेशन के थ्रू वहाँ पर कॉपीज बनती हैं, रेप्लिकेशन होता है किसका, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। ओके, जो जो ये एंजाइम्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दे आर हाईली एफिशिएंट, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा वर्कबल, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने वाले एंजाइम्स होते हैं। और इनकी प्रेजेंस में क्या होती है, पॉलीमराइजेशन होता है एंड लार्ज न्यूक्लियोटाइड्स। बिकॉज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए क्या है, एक डीएनए बहुत छोटा सा नहीं है कि एक ज़रा सा एक स्टैंड में बस रखा हुआ है। डीएनए एक बहुत लार्ज एक यूनिट है, जिसको हमने प्रीवियस डिस्कस भी किया था कि जो ह्यूमंस हैं उनमें कितना हो, 6.6 यहाँ पे लिखा भी है, इन ह्यूमंस जो डिप्लॉयड डीएनए वो कितना होता है, मैक्सिमम 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर वहाँ पे मौजूद हैं, किसमें, एक डीएनए में। एंड वहीं अगर हम इकोलाई की बात करें तो इकोलाई में कितने होते हैं, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। सो इतने सारे बेस पेयर हैं, इतने सारे यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हमें क्या करना है, तोड़ना है, और उनके थ्रू न्यू एंजाइम्स वहाँ पर, सॉरी न्यू डीएनए वहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये कैसे होता है, बिकॉज ये जितने भी एंजाइम्स हैं, अब आपको इतने सारे डीएनए नाइट्रोजन बेसेस को यहाँ पर अलग करना है। इसी वजह से वो कैसे होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। एंड जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स यानी लार्ज से लार्ज नंबर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उनको बहुत शॉर्ट टाइम में, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, वो उन्हें इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक आइडिया दिया है, एक क्राइटेरिया दे दिया है कि एवरेज मतलब जितना भी कंप्लीट यानी इकोलाई के अंदर जितने भी हमें नाइट्रोजन बेसेस मिले, दैट इज 4.6 × 10⁻⁶, तो जितने भी नाइट्रोजन बेसेस हैं इन सारे नाइट्रोजन बेसेस को रेप्लिकेशन करने में, वापस इन्हें रेप्लिकेट करने में जो टाइम लगता है दैट इज 38 मिनट। सो 38 मिनट में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर को रेप्लिकेट किया जाता है। दैट मीन्स अगर एक एवरेज रेट आप निकालो तो एवरेज रेट जो पॉलीमराइजेशन की है वो कितनी है,
2000 बेस पेयर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने बेस पेयर को पॉलीमराइज किया जा रहा है, वो कितने 2000 बेस पेयर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कोएफिशिएंट है और कितनी अच्छी तरीके से बहुत जल्दी विद इन अ शॉर्ट टाइम कंप्लीट वर्क करते हैं, कंप्लीट रेप्लिकेशन की प्रोसेस को यहाँ पर किया जाता है। ओके, ऑल्सो ये जो प्रोसेस है, ये जो पॉलीमरेज पॉलीमर्स यहाँ पे आप जो यूज़ कर रहे हैं, पॉलीमराइज यूज़ कर रहे हैं, सो ये जो दीज पॉलीमर्स होते हैं ये पहले तो बहुत फास्ट वर्क करते हैं एंड साथ साथ इनमें जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, बिकॉज इनको पहले तो बहुत जल्दी काम करना है, ठीक है, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन करना है, ये डीएनए है और बहुत लॉन्ग स्टैंड है डीएनए का, उस पूरे स्टैंड को इन्हें वापस रेप्लिकेट करना है, बहुत कम टाइम में करना है। एंड ऑल्सो जो भी कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं उनको एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है कि जितने भी डीएनए यहाँ पर अलग अलग होके वापस डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें मिस्टेक्स की कोई भी गुंजाइश ना हो, वहाँ पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो जाए, एग्जैक्ट डीएनए जिस तरीके से फॉर्म होना चाहिए वैसे ही डीएनए यहाँ पर बने, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक वहाँ पर हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये एप्लीकेशन अब आपको समझ में आया कि म्यूटेशन किस तरीके से होगा, बिकॉज अब इतना बड़ा डीएनए, बहुत बड़ा सा डीएनए है और वो बहुत जल्दी उसको क्या होता है रेप्लिकेट करना होता है, बहुत जल्दी उसकी 2 कॉपीज बनानी होती है। सो इन दिस बिकॉज ये बहुत हाई एफिशिएंट है, बहुत कम टाइम होता है, इसके लिए बहुत जल्दी प्रोसेस हो रही होती हैं। सो सम टाइम क्या होता है कि कोई अगर मिस्टेक हो जाती है बाय चांस, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, म्यूटेशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी म्यूटेशन हो जाता है, जो भी क्रोमोसोम्स हैं या फिर जो भी डीएनए स्ट्रक्चर वहाँ पर बनता है उसमें चेंज आ जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से म्यूटेशन होता है। फर्दर जो भी हमने प्रोसेस बताई उसमें क्या होती है, बहुत एनर्जी यूज़ हो रही है, राइट, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। एंड ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, मतलब जो एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन हो रहा है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर इसको आप बाहर करवाने की कोशिश करो कि आप एक डीएनए निकाल लो बाहर और उसमें फिर एप्लीकेशन की प्रोसेस करो, तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये इतनी ईजिली प्रोसेस नहीं हो पाएगी फर्दर, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, और ये एंजाइम्स ही क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। नेक्स्ट इन स्टार्टिंग यहाँ पर क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस ट्राइफॉस्फेट। सो यहाँ पे जो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इनका यहाँ पे डुअल रोल है, 2 रोल रहते हैं जो ये अप्लाई यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट तो वो क्या करते हैं कि जो सबस्ट्रेट है उनसे क्या होते हैं, वो ऐड होते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट यानी कि जो हमें यहाँ इन द लास्ट राइबोस मिलेगा उनसे वो ऐड होते हैं। दूसरा वो हमें क्या देते हैं, जो ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, जिस पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर एप्लीकेशन होगा, सो उसके लिए वहाँ पर वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डीऑक्सी राइबोस। यहाँ पे चेक करेंगे कि व्हाट इज़ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस। यहाँ पे पहले क्या होती है, एक पेंटोस शुगर आपको दिखाई देगी। इस पेंटोस शुगर में यहाँ पर क्या लगे होते हैं, नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, एंड यहाँ पर H अटैच है, यहाँ पर एक OH अटैच होता है, यहाँ पर क्या है, CH2 अटैच है, देन यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज, बिकॉज यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। देन ये अटैच होता है विद द ऑक्सीजन, एंड ये ऑक्सीजन अटैच है फिर अगेन फर्दर फॉस्फोरस के साथ विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज। नेक्स्ट ये फिर से अटैच होती है विद दिस ऑक्सीजन, एंड ये अटैच होता है एक फॉस्फेट के साथ विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज। तो ये जो मैंने आपको इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाकर दिखाया है, दैट इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, 3 फॉस्फेट आपको यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है, ये 3 फॉस्फेट, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर ये जो इतना बड़ा कंपाउंड मैंने बनाया, इसका रोल क्या है, 2 रोल है यहाँ पर। पहला रोल क्या है कि जब हमें एनर्जी यानी पॉलीमराइजेशन यानी रेप्लिकेशन होना है, तो एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन जो ये 2 फॉस्फेट हैं, ये 2 फॉस्फेट यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एंड जैसे ही ये इस पूरे न्यूक्लियस से, ये इस पूरे कंपाउंड से अलग होंगे, तो इनसे हमें क्या मिलेगी, इनसे हमें मिलेगी एनर्जी। और पहले मैंने आपको बोला कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है इसमें बहुत एनर्जी
एनर्जी नीडेड होती है। सो जब भी ये फॉस्फेट यहाँ से अलग होंगे तो ये क्या देंगे, एनर्जी, जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और दूसरा, जैसे ही ये यहाँ से अलग होके निकल जाएंगे तो ये जो चीज़ आप बची, आप इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, ये वो क्या है, ये अब डीएनए है। क्यों, डीएनए में यहाँ पे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड 1 फॉस्फेट जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो 3 चीज़ें अब यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीराइबोस यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2 रोल प्ले होते हैं। एक क्या होता है कि जब फॉस्फेट यहाँ से अलग होगा तो एनर्जी मिलेगी, एंड दूसरा, जैसे ही फॉस्फेट अलग होगा तो जो डीएनए हमें बेन चाहिए वो डीएनए यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इट्स ऑल्सो मैंशन हेयर, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है बेटा कि जो टर्मिनल साइड में, यानी कि इन स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको फॉस्फेट दिखाया था कि इस तरीके से पेंटोज शुगर, देन एक ऑक्सीजन से अटैच फॉस्फेट, फिर ऑक्सीजन से अटैच फॉस्फेट, एक ऑक्सीजन से अटैच फॉस्फेट। तो ये 2 टर्मिनल, ये 2 स्टार्टिंग के जो फॉस्फेट हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रोवाइड करेंगे जब यहाँ से अलग होंगे। सो वो क्या बनती है, उससे हमें क्या मिलती है, बहुत हाई एनर्जी मिलती है। और यही हाई एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में यहाँ पर काफ़ी एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है। ये एग्जैक्ट वर्क किस तरह करता है, एटीपी की तरह वर्क करता है। एटीपी, व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 फॉस्फेट यहाँ पर भी है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट जाता है इन एडीपी के फॉर्म में एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट के फॉर्म में रहता है। एंड जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ट्राईफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी एनर्जी स्टोर करके रखता है, वैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट यहाँ पर एनर्जी स्टोर करके रखता है। और जब हमें ज़रूरत होती है उसकी, तो ये टर्मिनल फॉस्फेट वहाँ से अलग हो जाते हैं, बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके थ्रू एप्लीकेशन की प्रोसेस हो पाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि सिर्फ यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही वहाँ पर यूज़ है, कुछ और अदर भी एंजाइम्स है जो रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो जो उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, मतलब उसमें कोई जो गलती ना हो, म्यूटेशन की प्रोसेस बार बार ना हो, तो ये जो प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ अदर एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हमने बात किया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें कितने स्टैंड होते हैं, 2 स्टैंड होते हैं। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्टैंड होते हैं। तो ये जो डीएनए के 2 स्टैंड हैं वो बहुत लंबे होते हैं, राइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 6.6। सो बिकॉज वो इतने लंबे होने की वजह से, एक हाई लेंथ उनकी होने की वजह से, एक साथ तो कंप्लीट लेंथ सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। यस, एनर्जी के लिए अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पे फोर्स है, फॉस्फेट है, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, बट उससे हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि हम एक साथ पूरे एंटायर जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट कर सके, या फिर एक साथ सारे नाइट्रोजन बेसिस को तोड़ सके। जैसे कि भी आपने प्रीवियस देखा कि वो पर सेकेंड कितने नाइट्रोजन बेसिस तोड़ पाता है, 2000। सो पर सेकेंड हम सिर्फ 2000 को तोड़ सकते हैं इन ई कोलाई बैक्टीरिया के। सो ऐसे सबके अंदर अलग अलग होता है। सो ये जो केस है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि पहले तो हम सारे डीएनए को एक साथ सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए बहुत हाई एनर्जी नीडेड होती है। सो इस वजह से जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल स्मॉल हेलिक्स जो डीएनए के हैं वो ओपन होते जाते हैं, एंड देन उनमें रेप्लिकेशन होता है। जो स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे ओपन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि जिस तरह पहले क्या होता है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है और ये डीएनए है। सो ये प्रोसेस जब होगी कि उसमें रेप्लिकेशन होना है, तब ये डीएनए के कुछ पोर्शन, ठीक है, कुछ पोर्शन जो कि पहले ही भी क्वाइल थे, बट अब ये कुछ पोर्शन क्या हो गए, ओपन। ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन ओपन है, बाकी जो पोर्शन है वो अभी भी हेलिक्स फॉर्म में है। सो फर्स्ट जितना भी प्रोसेस होनी है वो कहाँ पर होगी, इन दो स्टैंड में। यहाँ पर कोई दूसरा डीएनए आएगा, वो जाके इससे अटैच हो जाएगा। सो एक मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा और एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बन जाएगा। जो मॉलिक्यूल इन द सेंस कि जो डीएनए है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। सो पहले क्या हुआ, पहले हाफ यहाँ पे डीएनए ब्रेक होता है, देन उसमें इस तरह की प्रोसेस होती है। एंड जो ये सबसेस बना हुआ है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर देन पहले हमने क्या देखा कि जो डीएनए है वो हाफ चेंज हुआ। पहले हमने क्या देखा था, डीएनए जो डीएनए था वो आधा आधा बढ़ गया था, उसमें चीज़ें हुई। अब क्या होगा, ये और ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर डीएनए का बस एक, और वो ओपन तरीके से वो ओपन हो गया। देन ये और ओपन होगा, तब डीएनए धीरे धीरे क्या होता है, मतलब इन अ स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में क्या होता है, डीएनए के जो हेलिक्स हैं वो ओपन होते जाते हैं। एंड जैसे जैसे ये हेलिक्स वहाँ पे ओपन होते जाते हैं, वैसे वैसे इन हेलिक्स का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता जाता है। और बिकॉज जब ये यहाँ पर हेलिक्स ओपन हो रहे हैं, एंड स्मॉल ओपनिंग को हम वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उधर रिप्रेजेंट करते हैं बाय द रेप्लिकेशन फॉर्क।
और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रहा है जो कि किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द डीएनए पॉलीमरेज। इसमें जब भी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी तो वो ओनली इन वन डायरेक्शन में होती है, और वो डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज़ 5 डिग्री टू 3 डिग्री, यानी 5 से 3 तो 5 to 2 ही ऑलवेज पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। हम इसे चेक करते हैं, 1 मिनट। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक डीएनए स्टैंड है, डीएनए टेम्पलेट है जो कि अलग अलग हो चुके हैं, एक टेम्पलेट ये, एक टेम्पलेट ये। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो जो न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कैसे है, 5 to 3 अभी हमने क्या बताया कि ऑलवेज 5 to 3 पर ही क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। एंड यहाँ पर भी जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो 5 to 3 की तरफ ही है। ठीक है, हेयर 3 आपको दिखाई दिया नीचे के साइड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी 5 to 3 एंड यहाँ पर भी 5 to 3, पर इसमें एक डिफरेंस है। अभी देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑलवेज हमने बताया कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसमें रेप्लिकेशन ओनली वन डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन क्या है, 5 to 3। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जब हम एडिशनल या फिर किस तरीके से यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है, एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जब हम यहाँ पर क्या करें, रेप्लिकेशन करें, तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उस रेप्लिकेशन के एक स्टैंड में, उस रेप्लिकेशन के एक स्टैंड में, जो कि स्टैंड कौन सा है, 3 डिग्री to 5 डिग्री वाला स्टैंड। अभी हम देखेंगे कौन से स्टैंड की बात कर रहे हैं। 3 डिग्री to 5 डिग्री वाला जो स्टैंड है वहाँ पर जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, वहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होता चला जा रहा है। एंड वाइल द अदर जो दूसरा टेम्पलेट है जिसमें 5 to 3 है, 5 to 3, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूएशन के फॉर्म में हो रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूएशन के साथ वो प्रोसेस नहीं हो रही है। ठीक है, वो हम पहले यहाँ पर देखते हैं। पहले वाला आप देखो 3 to 5 वाला जिसमें कंटिन्यूएशन में हो रहा है। दिस ये देखो 3 to 5। अब 3 से 5 की तरफ जो यहाँ पर डीएनए स्टैंड है, जो डीएनए टैपलेट, वहाँ पर देख रहे हो कि कंटिन्यूएशन में क्या हो रहा है, वो जो स्ट्रक्चर है बनता जा रहा है, वो आगे भी कंटिन्यूएशन है बनता जाएगा। बट यहाँ पे 3 स्टैंड, तो यहाँ पर क्या होगा 5, तो 3 to 5 स्टैंड वाला है, यानी कि 3 to 5। ठीक है, पहले कौन सा देखा था आपने, 3 to 5 दिस। अब हम देख रहे हैं 5 बिकॉज ये जो नीचे जो 5 दिखाई दे रहा है, 5 से जो 3 की तरफ है, यानी कि इस तरफ से अगर हम देखें तो 5 से जो 3 वाला स्टैंड है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन में नहीं हो रहा है, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के साइड होते हैं, जैसे कि एक ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के टाइम साइड्स में होते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स के तरह सिंथेसिस हो रहे हैं, यानी डिसकंटिन्यूएशन में यहाँ पर सेगमेंटेशन और ये जो सेगमेंट्स यहाँ पर बन रहे होते हैं, यानी कि एक सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट ये बन गया, तो इस सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं दैट इज ओकाजाकी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट्स बोलते हैं। जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स को फॉर्म कर रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट्स। और ये जो सेगमेंट्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, डिसकंटिन्यूएशन सेगमेंट्स हैं, ये जो डिसकंटिन्यूएशन सेगमेंट है ये आगे जाकर फर्दर ज्वाइन हो जाते हैं, फर्दर मिल जाते हैं बाय एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीएनए पॉलीमराइज यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कुछ अदर एंजाइम भी हैं, तो उनमें से एक डीएनए लाइगेज एंजाइम भी है कि जब यहाँ पर वो अलग हो रहे होते हैं, डीएनए स्टैंड, डीएनए हेलिक्स ओपन होते हैं, और वहाँ पे क्या बनाते हैं, डीएनए हेलिक्स ओपन होके वहाँ पे फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इन फॉर्क्स में क्या होता है कि एक कुछ डीएनए का जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क में फिर वहाँ पे डीएनए फॉर्म हो रहा है, तो एक तरफ जो डीएनए फॉर्म होता है वो कंटिन्यूएशन में होता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहीं दूसरे स्टैंड में वो क्या डिसकंटिन्यूएशन में होता है। तो डिसकंटिन्यूएशन को वापस ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है, दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट जो डीएनए पॉलीमराइज की प्रोसेस है, यानी डीएनए पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है वो खुद से नहीं होने लगेगा, यानी कि जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। ऑल्सो कौन से प्लेस पे होगा, यानी कि डीएनए तो हमारे पास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डीएनए है, कहाँ से ये जो ओपन होने की हेलिक्स होने की, जो हेलिक्स के ओपन होने की प्रोसेस है वो कहाँ से होगी, कि किस तरीके से स्टार्ट होगी, और ये जो रीज़न है, जो एक डेफिनेट रीज़न है जहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इस पर्टिकुलर प्लेस को एक टर्म दिया गया है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर प्लेस से, जिस पर्टिकुलर पीस या जिस पर्टिकुलर प्लेस से डीएनए का रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड इट इज़ बिकॉज ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो डीएनए है, डीएनए में क्या है, डीएनए के एक पीस में क्या होता है
कोई सी बहुत बड़ा डीएनए है, ठीक है, बहुत बड़ा आपके पास डीएनए, और डीएनए के एक पर्टिकुलर पीस में क्या है, नीड है किस चीज़ की, नेक्स्ट प्रोड्यूस होने की, या उससे अब एक नेक्स्ट डीएनए प्रोड्यूस होना है। सो उस पीस को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा ऐसा पीस या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पर हम फर्स्ट रेप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ये एक डीएनए है, ये एक डीएनए है, और फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें पहले पता करना होगा कि कौन से दो स्टैंड को आप सिंपल दूर दूर कर सकते हो। अगर आप इस स्टैंड को दूर करते जाओ, इस स्टैंड को दूर करते जाओ, तो ये प्रॉपर हेलिक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि कैसे होता है, कि कौन सा ऐसा पीस है जहाँ पर डीएनए में रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होनी है, कौन सा वो ओरिजिन है, और वहाँ वो ओरिजिन को पहचानने के लिए कि कहाँ पर ये स्टार्ट होगा, वहाँ पे कुछ वेक्टर वर्क करते हैं, जैसे हम प्राइमरोज भी कहते हैं, प्राइमरीज भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे लाइगेस था, लाइगेस क्या करता है, उसे ओपन कर रहा है, सॉरी लाइगेस क्या करता है, जो अनसेगमेंटेड है उनको जोड़ता है, राइट। तो वैसे ही प्रीमरोज होते हैं, प्रीमरोज क्या होते हैं कि इन्हें ऐसे वेक्टर्स को वो ढूंढता है, ऐसे वेक्टर्स वो मिलते हैं उसमें कि वो ऐसे पर्टिकुलर प्लेस को ढूंढते हैं जहाँ पर डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होना है। सो उन वेक्टर्स को वहाँ पे ढूंढा जाता है, एंड वो वेक्टर्स एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब प्लेस वहाँ से मिल जाता है, देन रेप्लिकेशन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो फर्दर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ओके। और अभी भी कुछ जो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स ये एक प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका बॉडी का जितना भी डीएनए पोर्शन है वो सब कुछ रेप्लिकेट होगा विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी। सो वो जो प्रोसेस हैं अभी भी प्रॉपर डिटेल नहीं पता है, बट जितनी भी हमें पता है वो हम बता रहे हैं आपको, कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वहाँ पर जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो होता है एफ फेज में। हमें सेल साइकिल पढ़ चुके हैं, हम सेल साइकिल में हमें याद है कि यहाँ पे G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है। G1 फेज क्या होता है, जहाँ पे क्रोमेटिन थ्रेड्स आपको दिखना स्टार्ट होंगे, एस फेज तक आते आते वो प्रॉपर वो आपको शो होना दिख जाएंगे, एंड देन उनमें क्या होगा, वहाँ पर जो G1 फेज G2 फेज स्टार्ट होगी, उसमें प्रो मेटा एनाटेलो आपको स्टार्ट होते हुए दिखे देगी। तो जो एस फेज होता है, उस एस फेज में डीएनए में जो रेप्लिकेशन है, बिकॉज डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तब वहाँ पर डीएनए ढेर सारे डीएनए बनेंगे, उनकी कॉपीज बनेगी, एंड देन सेल डिवीजन प्रोसेस तरीके से हो पाएगा। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। और जो डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है और जो सेल डिवीज़न है, ये एक्चुअली बहुत कोऑर्डिनेटेड साइकिल्स है, यानी कि अगर इस तरफ यहाँ पर एक साइकिल परफॉर्म हो रही है, एक साइकिल यहाँ परफॉर्म हो रही है, इसे अब क्या करना है, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न करने के लिए पहले इन्हें क्या लाना पड़ेगा, क्रोमोसोम को लाना पड़ेगा, एंड क्रोमोसोम में क्या होंगे, डीएनए। तो इस तरीके से क्या है कि सेल साइकिल हो या डीएनए का फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन हो, दोनों ही बहुत कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस हैं। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से सेल साइकिल अगर फेलियर हो जाती है, सेल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से सेल साइकिल नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर डीएनए के रेप्लिकेशन पे भी रिजल्ट पड़ता है, बिकॉज दोनों इन शॉर्ट देखा जाए तो एक ही प्रोसेस है, एक ही दूसरे से मिली हुई प्रॉपर जुड़ी हुई प्रोसेस है। बिकॉज अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद रेप्लिकेट नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स वहाँ पे नहीं बनेंगे, वो क्रोमोसोम्स नहीं बनाएगा तो सेल डिवीज़न कैसे होगा, न्यू सेल्स कैसे जर्मिनेट होंगी, राइट। सो ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और अगर सेल डिवीज़न में कोई भी फेलियर होता है तो उससे डीएनए रेप्लिकेशन के रिजल्ट पर फ़र्क पड़ता है, और वहाँ पे क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। यानी पॉलीप्लॉइडी क्या होती है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाती है, क्रोमोसोम्स वहाँ पे बन रहे हैं उनमें कोई ना कोई चेंज हो जाएगा, बिकॉज क्रोमोसोम्स हैं क्या, इन शॉर्ट तो वो है तो डीएनए ही, और डीएनए में अगर कोई चेंजेस हुआ तो वहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एनोमॉली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे इन आवर हायर क्लासेस, कि किस तरीके से वो ओरिजिन होगा और कैसे वहाँ पर प्रोसेस होती है अगर कोई वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए या फिर डीएनए अगर फेलियर हो जाए। तो अभी आपको वो ये चीज़ें यहाँ नहीं डिस्कस करनी, वी विल डिस्कस इन हायर क्लासेस।